सबको शिक्षा सबको काम, बड़ा होगी नींद हराम। योजनाएं देख रहे कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं। हाँ, योजना नाम का योजना है, धरातल पे कहाँ वही तो पूछना चाह रहा हूँ। अपने शिक्षण संस्थान जो सरकारी संस्थान चलती थी उन संस्थानों को आपने प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। अरे गिदड़ भपकी से डरने वाला हूँ मैं? धमकी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन मैं इस गिदड़ भपकी से कभी नहीं डरूंगा। जो शिक्षा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। ये राष्ट्र का शोषण करने वाली पार्टी है, तब जाके मैंने भारतीय जनता पार्टी से अलग अपने आप को किया। क्या करा आपने? राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी का काम करने का काम कर। 20% पर अगर जीत बताते हो भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या 70% नागरिक जो भारत का रहने वाला है क्या सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता है? सबसे पहला स्वागत है सुमित जी आपका। आपको नमस्कार। आपकी मेरे ये ग्रेट नॉलेज की धरती पे आए हो और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, और देश की बातों को रखने के लिए आप इतने समय निकाल कर आए हो, बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे पत्रकार अगर यह जिंदा रहेगा तो कहीं ना कहीं भारत की अभिव्यक्ति जिंदा रहेगी। आज देश की स्थिति क्या है, आप मीडिया की स्थिति में ही देख लीजिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछने का काम ही नहीं कर रही है। वही तो सुमित जी सवाल मेरा ये है कि बहुत से लोग जानकार लेना ये चाहते हैं कि ये लड़का तो भारतीय जनता पार्टी से पहले जुड़ा हुआ था, इसका कोई जवाब दे पाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ था, किस मुद्दा को लेकर जुड़ा हुआ था? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहते हैं मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्रीय मेरी विचारधारा जो है राष्ट्र को लेकर है। लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, जब मैंने देखा ये राष्ट्र हित की बात तो कर रही थी, ये बात कर रही थी समानता की बात कर रही थी, ये समाजवादी की बात कर रही थी, ये जन समता की बात कर रही थी, ये शिक्षावादी की बात कर रही थी, ये रोजगार की बात कर रही थी। लेकिन जब मैं अपनी पार्टी में ही रहकर इन सवालों का जवाब मैं अपने नेताओं से पूछना स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे ही लताड़ना स्टार्ट कर दिया। तब मैंने सोचा ये भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्र हित के लिए पार्टी नहीं है, जबकि ये राष्ट्र हित के बजाय ये राष्ट्र का शोषण करने वाली पार्टी है। तब जाके मैंने भारतीय जनता पार्टी से अलग अपने आप को किया और मैंने समाज के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। और समाज के लिए मेरा काम क्या है? समाज के लिए काम क्या है कि जो किसानों की आवाज़ है वो सदन के अंदर उठे, छात्रों की आवाज़ है वो सदन के अंदर उठे, कर्मचारियों की आवाज है वो सदन तक जाए, जो हमारे जो सरकारी कर्मचारी है चाहे प्राइवेट कर्मचारी है उनकी आवाज सदन तक पहुंचे। मेरी मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यह है कि आज भारत के अंदर प्राइवेटाइजेशन के नाम पर किसी एक विशेष क्षेत्र को, विशेष जाति को शोषण न किया जाए, विशेष धर्म का शोषण न किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम पर आई थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आज क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान कर रही है। हिंदू मुसल बताइए सुमित जी सवाल ये है कि लोगों ने वोट दिया था कि जो है हिंदू खतरे में है, या फिर क्या समझ के दिया था मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि हिंदू धर्म, चाहे हिंदू संगठन के जो लोग हों, चाहे जो धर्म है वो काफ़ी मजबूत है इस सरकार में, ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? अच्छा, मेरा क्या मानना है, अगर आज ये कहना भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पे आई थी, आज अगर स्वर्ग से भगवान भी आ जाएंगे ना और वो कहेंगे मैं भगवान हूँ, तो लोग पता क्या पूछेंगे? आप किस जाति से आते हो? ऐसी स्थिति होगी है। जो हिंदूवादी के नाम पे आते थे आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। लेकिन अनुराग जी, माफी चाहता हूं मैं, सुमित जी सवाल ये है, कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद तो देश मजबूत हुआ है। अच्छा, मजबूत हुआ है। आपके अकॉर्डिंग मजबूत हुआ होगा सर, मजबूत हुआ तो है। आज देश की करेंसी की स्थिति देख लीजिए, आपसे ऊपर आपके बराबर भूटान आ गया और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो भूटान कभी भारत का नतमस्तक रहता था और हमेशा भूटान क्या कहता था, मैं भारत के लिए, आज भारत आपसे आंख में आंख मिलाकर देख रहा है। 70 साल से जिसको आपने मौका दिया, आप लोगों ने गड्ढे में था, मोदी उसको भरने काम कर रहे हैं, तो ये तो आप लोग की बात। अच्छा, जब हमने आंदोलन किया था, जेपी आंदोलन, ये पूरी जनता पार्टी थी ना, उसी जनता पार्टी से अलग अलग कितनी क्षेत्रीय पार्टी बन गई और आप कहते हो कि वो जनता पार्टी अभी तक जीवित है। जनता पार्टी किस नाम पे चुनाव में आई थी? किस नाम पे इंदिरा कांग्रेस की खिलाफत थी? आज उस कांग्रेस की खिलाफत जिस मुद्दे पर थी, आज उसी मुद्दे पर आप काम कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं आज देश हित में काम कर रहा हूं। 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती, मनोज देसाई ने क्या कहा था? जब बीपी मंडल कमीशन को उन्होंने लागू करने की बात कही थी, और उसके बाद 1990 में बीपी सिंह ने उस मंडल कमीशन को लागू किया, तो आपने क्या कर दिया? उससे नाराज होकर कमंडल कमीशन ले आए और उस कमंडल कमीशन का भी क्या करा आपने? राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी का काम करने का काम कर। ऐसे बीजेपी जीत कैसे जाती है? आखिर जीत कैसे जाती है? अच्छा, हर किसी का अपना समय होता है। आज जनता, आप जीतने का कारण मैं बताता हूँ। आप एक तरफ इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लीजिए, जिस तरह से अंग्रेजों ने कब्जा किया था, भारतीय नौकरशाहों को अपने अधीन चलाता था, भारतीय मीडिया को अपने अधीन चलाता था, जो भी नौकरशाह थे उनको अपने अधीन चलाता था। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो
तानाशाही है वो अपने अधीन चला रहा है और आम आदमी की आवाज़ सदन के अंदर नहीं उठ रहा है। आप जितने की बात करते हो, हकीकत आपको पता है क्या हो रहा है? हकीकत ये हो रहा है, समाज को बांटकर, समाज को डिवाइड। अंग्रेजों ने क्या कहा था? डिवाइड एंड रूल लाया था, लेकिन इन्होंने क्या लाया? डाइवर्ट एंड रूल लाया। और डाइवर्ट एंड रूल के नाम पर देशों को बांटकर और वोटों को ध्रुवीकरण करके अपने आप को जीत बताते। आप 30% पर अगर जीत बताते हो भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या 70% नागरिक जो भारत का रहने वाला है क्या सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता है? यह हकीकत बात है कि आज क्या हो रहा है, 70% जो आबादी है जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मान रही है, लेकिन उसकी आवाज सदन तक नहीं पहुंच रही है। यही ध्रुवीकरण के नाम पर देश को गड्ढे में ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और मेरे जैसे जो युवा है ये निरंतर सवाल पूछने का काम कर रही है कि क्यों ना आखिरकार विश्वविद्यालय में छात्रों की आवाज को उठाया जाए। छात्रों की आवाज क्या है? छात्रों की आवाज एक शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दी जाए। जो हमारी जो छात्रवृत्ति है जो उसको फिर से लागू किया जा, उसको खात्मा किया जा रहा है। आज हमारे जो विश्वविद्यालय की जो फीस वृद्धि हुई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, आपको पता है 400 फीस वृद्धि हुई है और आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा फीस वृद्धि हुई है। और उसको लेकर उसके सवाल को लेकर जब चांसलर के पास विश्वविद्यालय के जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय के छात्र थे वो लेकर बैठे तो उन पर डंडे और लाठी डंडे बरसाए और जेल में डाले गए। सुमित थोड़ा सा पास आ जाइए। ये बताइए कि जो है मोदी सरकार के 8 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, अमूमन 9 साल हो गए हैं। कुछ तो काम ऐसा होगा जो आपको लगता होगा युवा पीढ़ी के लिए जो किसी ने नहीं सोचा वही सरकार ने सोचा, कुछ ऐसा लगता है? मुझे बताइए, मुझे इस मोदी सरकार ने हमको क्या संज्ञा दिया था? हमको ये दिया था, उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद हमारा देश विश्व गुरु होगा 2022 में जब अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। आज तो 2022 का अंतिम काल चल रहा है और उन्होंने क्या प्रवचन दिया था लाल किले से? उन्होंने क्या कहा? 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी और जो छात्र है, छात्र स्किल इंडिया चला था, डिजिटल इंडिया चला था, आपको ही पता होगा, और भारत कौशल विकास योजना भी चला था छात्रों के लिए। उसमें वही तो पूछ रहा हूँ, छात्रों के लिए जो भारत कौशल विकास योजना बहुत बड़ी योजना थी, मेरे लिए भी बहुत अच्छी योजना थी। स्किल इंडिया मेरे लिए बहुत अच्छा था, डिजिटल इंडिया मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी हकीकत क्या है धरातल पे? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। क्या है हकीकत? हकीकत है कि आज स्किल इंडिया के तहत आपके जो गांव में बसे हुए जो बच्चे हैं जो डिजिटल में जग जाहिर है, जो डिजिटल में अपने आप को साबित करना चाहते हैं, उसको अमेरिका उठा के लेके जा रही है और आपको आपकी नज़र तक नहीं पहुंच रही है। तो ये हकीकत है। कौशल विकास योजना के नाम पर आज भारत का अभियंत्रिक जो क्षेत्र है वो निरंतर पीछे जा रहा है और यूरोपियन कंट्री आपके बच्चों को उठाकर लेकर चले जा रही है और अपने यहाँ काम देकर अपना नाम ले रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी सरकार को दिख नहीं रहा। आपका योजना है, मुझे आपको योजनाएं देख रहे कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं? हाँ, योजना नाम का योजना है, धरातल पे कहाँ? वही तो पूछना चाह रहा हूँ। कौशल विकास योजना धरातल पे है, स्किल इंडिया धरातल पे है, डिजिटल इंडिया धरातल पे है, शौचालय तो है। हर घर शौचालय के नाम पर आपको हकीकत नहीं पता चला क्या? प्रधानों ने क्या करा है गांव के लोगों के साथ? जहां 20,000 रुपए मिलता था, 10,000 रुपए मिलता था, 10,000 के नाम पे आधी जो है 5,000 6,000 प्रधानों का किस्त चलता था। अगर 5,000 दोगे तो हर शौचालय मिलेगा, अगर नहीं दोगे पैसा तो शौचालय नहीं मिलेगा। और आदर्श ग्राम योजना भी मुझे बहुत अच्छा योजना लगा था। मुझे लगा यार ये सरकार तो बदलाव लाएगी भारत देश में और भारत वास्तव में विश्व गुरु बनाएगा। तो मैंने सोचा आदर्श ग्राम योजना जो हर सांसद अपना एक गाँव लेना है, तो उसकी हकीकत पे सवाल क्यों नहीं हो रहा है और जवाब क्यों नहीं दे रहे मोदी सरकार सदन के अंदर के? आदर्श ग्राम योजना की हकीकत क्या है? 100 स्मार्ट सिटी, उसमें भी मैंने समझा कि यार ये सरकार कुछ ना कुछ तो बदलाव लाएगी भारत देश के अंदर। जब मैं 100 स्मार्ट सिटी जानने की कोशिश किया तो 100 स्मार्ट सिटी क्या, सबसे गंदे शहरों में अगर किसी देश का शहर शुमार है तो शुमार है। और जिस देश में नारी को पूजा जाता हो और उस देश में सबसे ज्यादा दुनिया में आरोप लगता हो, उस देश को शर्मिंदा महसूस होता है। और एक तरफ विश्व गुरु की बात करते तो मुझे इस मोदी सरकार पे शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, आपने बलात्कारियों के हाथ में डाल दिया। कुलदीप सेंगर कौन है? हाथरस कांड आपको नहीं पता है कि दलित लड़की के साथ क्या हुआ था और 2 बजे रात को जला दिया? अब तो कलर पे मामला आ गया है। कलर पे, वही तो, अब यही तो समझ में ना रही है। ये आज देश ऐसी स्थिति में आ गया है, हिंदू को जातियों में बांटो, रंगों में बांटो। अरे भैया वो रंग राजनेताओं को इस बात पे बात ही नहीं करना चाहिए। अरे वो रंग बेजुबान है, वो रंग बेजुबान है, उस रंग का तो कोई मतलब नहीं, ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। तुमने तो जातियों में भी बांट दिया और धर्मों में भी बांट दिया उस रंगों को यार। चलिए, मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। क्या ऐतिहासिक फैसला लिया? फैसला ये है कि 1 जनवरी नए साल से जो है 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन मिलेगा। हाँ, 80 करोड़ से। अच्छा, आपके लिए ऐतिहासिक फैसला होगा, मेरे लिए ये कहता हूँ अगर भारत देश में 80 करोड़ गरीब लोग हैं तो आपने 2014 में जुमला क्यों दिया था कि मैं भारत को रोजगार में और अमीरी गरीब की खाई में
कमी लाऊंगा और 2022 में विश्व गुरु बनाऊंगा। आज 80 करोड़ अगर राशन डालने तो 80 करोड़ आप मानोगे या नहीं मानोगे कि 80 करोड़ लोग रोजगार वो है गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। तो किस तरह से भारत तरक्की कर रहा है भाई? तरक्की तो सिर्फ 4 लोगों के लिए कर रहा है भारत। एक तरफ भूखमरी में भारत 107वें नंबर पे है और आपसे आगे कौन है? पाकिस्तान और बांग्लादेश है। और अमीरी में एक तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे अंबानी और अडानी दूसरे नंबर पे आगे। और आप बता रहे हो वही रूसी क्रांति का हकीकत आपको पता होगा। अच्छा सुमित जी, जिनको शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्या लगता है कि छात्रों को जो है मिलना चाहिए? या अच्छा, छात्र आंदोलन जब 1975 में हुआ था, जेपी आंदोलन, तो उसमें एक नारा गुंजा था। नारा क्या गुंजा? 2 चीजें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे जाकरी और मजबूरी, पूर्ण जन्म और भाग्यवान, इनसे निकला ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे ना काम, मनुवाद की क्या पहचान, ब्राह्मण एक पहचान, जिसमें सत्ता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिन समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, शिक्षा पर जो खर्च होए बजट का 10वां हिस्सा होए, जो शिक्षा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। इस नीति पे सरकार को काम करने चाहिए। आप कह रहे हो ना बजट बढ़ाओ, आपने तो शिक्षा में बजट ही कटौती कर दिया और आप कहते हो कि मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूँ। आपने शिक्षण संस्थान जो सरकारी संस्थान चलती थी उन संस्थानों को आपने प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। आपका हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया आपको पता है? और नई शिक्षा नीति आपको पता ही होगा उसमें क्या नीति अपनाई गई है। उसमें ये अपनाया गया है कि सरकारी स्कूलों को बेचो, उसका नीलाम करो, किसी प्राइवेट के हाथ में दे दो और वो चलाएगा, वो संस्था चलाएगा। तो इसका हकीकत क्या होगा पता है आपको? BSNL और जियो वाला ही होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। पहले तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे, नीलाम करके फ्री में शिक्षा देंगे, फिर जियो की तरह क्या करेंगे, भैया 10% बढ़ा दिया, फिर कहेंगे 50% बढ़ा दिया, फिर कहेंगे 100% बढ़ा दिया, ऐसे कर हज़ारों % की बढ़ोतरी हो जाएगी और जो शोषित वर्ग के जो लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। फिर प्राइवेटाइजेशन में तो पढ़ा ही नहीं सकते और यहाँ भी नहीं पढ़ाएंगे। इससे क्या हो जाएगा? शिक्षा का नष्ट करने का, शिक्षा को खत्म करने का काम ये सरकार निरंतर कर रही है। मैं सुमित जी, आप इतना कड़क होकर के बातों को रखते हैं, क्या कभी डर नहीं लगता कभी आपको? मैं अगर भगत सिंह इस देश में जन्मा है, इस देश में सुभाष चंद्र ने दिया है, इस देश में स्वामी विवेकानंद ने दिया है, इस देश में दयानंद सरस्वती आया है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सुमित शर्मा एक छोटा सा देश का नागरिक हूँ। अगर मुझे डर लग गया तो मेरे जैसे करोड़ों युवाओं का क्या होगा? और मेरी जान की कीमत इतनी नहीं है जितनी मेरे लिए करोड़ों युवाओं की जान की कीमत है। अगर मैं उनके लिए शिक्षा की बात करता हूँ, उनके लिए स्वास्थ्य की बात करता हूँ, उनके लिए पानी की बात करता हूँ, उनके लिए रोजगार की बात करता हूँ, तो अगर मेरी इन बातों से अगर सरकार तक ये बातें पहुँच जाए तो मेरी जान भी चले जाए, तो मुझे कोई डर नहीं है। और मुझे निरंतर धमकी भी मिल रहा है, तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? धमकी भी मिलता है? अरे गिदड़ भभकी से डरने वाला हूँ मैं? धमकी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन मैं इस गिदड़ भभकी से कभी नहीं डरूंगा। मैं निरंतर लड़ूंगा। मैं अन्याय के साथ नहीं जा सकता, अन्याय के खिलाफ बोलता रहूंगा और न्याय के साथ जाऊंगा। मैं हमेशा शोषित वंचितों के साथ जाऊंगा। मैं हमेशा मैं धार्मिक उन्मादी जो लोग हैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। मैं कलम के साथ जाऊंगा, हाथ में पत्थर के साथ नहीं जाऊंगा। सुमित शर्मा जी हैं, एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या देख पा रहे हैं 24 का चुनाव महज ज़्यादा समय नहीं रह गया है, एक से 1.5 साल का वक्त, कुछ बदलाव देख पा रहे हैं आप? बदलाव देगा, देश का युवा बदलाव देगा। आपने देख लिया हिमाचल प्रदेश में देश का युवा ने बदलाव दिया, दिल्ली में देख लिया देश के युवा ने बदलाव दिया, और जहाँ जहाँ उपचुनाव हुआ है, एक गुजरात को छोड़ दीजिएगा, वहाँ ध्रुवीकरण की वजह से कुछ अनहोनी हुआ। कांग्रेस के साथ भी हुआ और आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वजह से कहीं ना कहीं वहाँ जीत मिली थी गुजरात को। बहरहाल मैं इस बात पर बात नहीं करूँगा, बात करूँगा उपचुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। ये उपचुनाव, उसमें लोकसभा भी है, उसमें विधानसभा भी है और उसमें कई राज्य भी है, तो उसका जो है नज़रिया 2024 का नज़रिया है, ये चीज़ ध्यान रख लेना आप लोग भी। और मीडिया भले ही दिखाए ना दिखाए, लेकिन आज देश की जनता चाह रही है बदलाव, और 2024 में बदलाव हो के रहेगा। और 2024 में बदलाव कैसे होगा? उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते से पूरे देश में बदलाव होगा। और इसका अगला पड़ाव अगले महीने नगर निकाय का चुनाव है। इसी से तो डर गई है भारतीय जनता पार्टी इससे। 2024 का चुनाव देश के लिए बदलाव का चुनाव होगा। उसमें मोदी और योगी, चाहे कोई पूरी भारतीय जनता पार्टी, अरे भैया आपके नितिन गडकरी साहब इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ।
भले ही मैं खिलाफत उनकी विचारधाराओं से, लेकिन नितिन गडकरी की तारीफ कर रहा हूँ। नितिन गडकरी जैसा अगर हर मंत्री भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा तो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। लेकिन आप नितिन गडकरी को साइड कर दिए। आपने ऐसे मुरली मनोहर जैसी को साइड कर दिया था, आपने ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी को साइड कर दिया, आपने ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा को साइड कर दिया, आपने ऐसे ही यशवंत सिन्हा को साइड कर दिया। ऐसे कई नेताओं जो अच्छे काम करते उनको साइड करते चले गए और बस दो लोगों की पार्टी रह गई, मोदी और अमित शाह। बस आपने आरएसएस को भी साइड करते जा रहे हो। आरएसएस की विचारधारा से लड़ते तो उनको भी साइड करते जा रहे हो। वो भी कहीं ना पीछे से धक्का देने का काम कर रहे हैं और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को 2024 के अंदर।